हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम लोग लगातार फर्स्ट बुक क्लास 12 के इतिहास प्राचीन भारत के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है राजा किसान नगर पर चर्चा कर रहे थे। आज दोस्तों इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले लगभग 4 वीडियो माध्यम से मैंने बहुत बेहतर तरीके से एक एक चीज आपको बताने का प्रयास किया। आज जो दोस्तों इसमें हम लोग नगरों में व्यापार कैसे इंडिया से बाहर हुआ और साथ ही साथ अशोक के अभिलेख की कमियां क्या जानकारियां मिलती हैं, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे और इसके बाद ही आपका वीडियो कंप्लीट होगा चैप्टर। और ये चैप्टर मैं जानता हूं कि सारे वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभप्रद सिद्ध होगा अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं और इसका नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोर्ड के एग्जाम से फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम 5वें लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि उप महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार क्या था। तो देखिए, उप महाद्वीप का मतलब था कि भारतीय उप महाद्वीप अर्थात हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, नेपाल, भूटान, ये सब हमारे भारतीय उप महाद्वीप के हिस्सा हुआ करते थे। और इससे बाहर का मतलब था कि रोमन साम्राज्य या मध्य एशिया से व्यापार होना। इन सारे इलाकों से व्यापार होने का 2 साधन था हमारे पास, एक तो जल मार्ग था और दूसरा स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग में एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था जिसे हम लोग क्या कहते थे, सिल्क रूट कहते थे अर्थात रेशम मार्ग कहते थे, जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान, कंधार होते हुए ईरान के रास्ते तुर्की से यूरोप जाता था। और दूसरा जो 2 जल मार्ग था दोस्तों, उसको हम लोग जल मार्ग के नाम से जानते हैं, जो एक तो अरब सागर से होते हुए पार्सियन गल्फ जो फारस की खाड़ी है उसके रास्ते से इराक और इराक से तुर्की होते हुए निकल जाते थे, और एक उसी अरब सागर से निकल करके रेड सी में जाते थे और लाल सागर के रास्ते होते हुए मिस्र को पार करके भूमध्य सागर में हम प्रवेश कर जाते थे और वहां से हम कहाँ जाते थे, इटली पहुंच जाते थे। इन दोनों ही मार्गों में सबसे ज्यादा व्यापार होने वाला मार्ग जो था वो था फारस की खाड़ी वाला, जिस रास्ते से हम व्यापार करते थे। और उसके बाद एक सिल्क रूट वाला था, उससे व्यापार करते थे, यानी रेशम मार्ग। और इधर हम बंगाल की खाड़ी से या दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए कलकत्ता में स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, उस बंदरगाह से हम दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे, जो ऊपर आने के बाद वहीं से हम सिक्किम के रास्ते चीन निकल जाते थे और एक भारत के बीचों बीच निकलते हुए कंधार, और कंधार से फिर उसी सिल्क रूट रास्ते से हम लोग मिल जाते थे। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, छोटा सा एक कंसेप्ट आपको हमने बताने का प्रयास किया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतीय उप महाद्वीप में व्यापार का एक विशाल जाल बिछा हुआ था, जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल मार्ग और भूमार्ग के द्वारा मध्य एशिया और उससे भी आगे अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। यानी चारों तरफ क्या था, ये फैला हुआ था। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चीन एवं दक्षिण एशिया के देशों से भी व्यापार होता था और बंदरगाह महत्वपूर्ण साधन हुआ करते थे। ताम्रलिप्ति नाम का बंदरगाह था जो कहां पर था, कलकत्ता में था। जिस सिल्क रूट भी इस समय का महत्वपूर्ण स्थल मार्ग था जिससे कि मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। इन मार्गों पर शासकों का नियंत्रण होता था, शासक आराम से एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करवाते थे और उसके बदले में वो लोग कर लेते थे, टैक्स लेते थे। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनसे कर वसूला जाता था। अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेकों प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। ये स्थल मार्ग से सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार हमारा रोमन साम्राज्य या मध्य एशिया को होता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च और मसाला तथा कपड़ा और जड़ी बूटियों की भी भारी मांग होती थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते, मैंने बताया कि अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था। तमिल भाषा में मत्स्वन, प्राकृत भाषा में सतवाहन अवरसेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल ये व्यापारी होते थे, जो काफी धनी व्यापारी थे और यही लोग व्यापार को एक स्थान से दूसरा स्थान वस्तु को लेकर जाने और लेकर आने में काम करते थे। उत्तर भारत वाले उत्तर में,
स्थल मार्ग से, और दक्षिण भारत वाले व्यापारी अरब सागर के रास्ते फारस की खाड़ी से होते हुए तुर्की और तुर्की से इटली पहुंचा करते थे। ऐसे में निश्चित तौर पे सिक्का का तो प्रयोग होगा ही, और राजा का दर्शाएगा कि राजा है तो उसका सिक्का भी होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिक्का और राजा बात करेंगे, और सिक्कों से भी यहाँ जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है, व्यापार का जानकारी प्राप्त होती है, राजा के महत्व की जानकारी प्राप्त होती है, वंशावली की प्राप्ति होती है, कई प्रकार की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। इसलिए सिक्का इस बार बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम से है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पहली बार चांदी और तांबे के रूप में आहत सिक्कों का प्रचलन हमें देखने को मिला, जिसके बाद अब वस्तु विनिमय के स्थान पर सिक्कों और व्यापार करना आसान हो गया था। मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन कर यह पता लगाने का प्रयास किया है कि उन्हें किन किन क्षेत्रों से व्यापार होता था। इन सिक्कों को अलग अलग वंशों के राजाओं ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से जारी किया था, जिससे कि उनके बारे में वंश और प्रतीक की जानकारियां पता चलता है। ठीक है, कभी कभी तो व्यापारी, धनी लोग और नए विशिष्ट नागरिक भी इन सिक्कों को जारी करते थे। भारत में पहली बार सोने के सिक्कों के जारी करने का प्रमाण हिंद यमन शासक को मिलता है। पहली बार हिंद यमन शासकों ने किया था, जिन्होंने इसके अलावा उपज बढ़ाने के, सॉरी यहां से दोस्तों ना थोड़ा ये आपका गलत हो गया, इसको मत देखना। जब ये ना थोड़ा मिस्टेक है, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के पहली बार कुषाण शासक द्वारा ही जारी किया गया था, जिनकी साम्यता हम रोमन साम्राज्य और ईरान के पार्थियन शासकों के साथ सिक्कों से किया जाता है। भारत में व्यापक तौर पर सोने का सिक्कों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था, क्योंकि वहां से सोना आता था ना हमारे यहाँ, रोमन साम्राज्य से बड़ी मात्रा में सोना यहाँ पे आता था। ठीक है, और हमारा व्यापार किससे होता था? रोमन साम्राज्य से होता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य में जड़ी बूटी, मसाला, रेशमी कपड़े इत्यादि की मांग होती थी, और हम लोग ले जाकर के उसको बेचते थे। अरब सागर से रास्ते से यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे वो लोग मीडिएटर का काम करते थे। सोने के सिक्कों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था, जिसका साक्ष्य हमें मुख्य रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के कई पुरास्थलों से रोमन के सिक्के की भी जानकारी मिली है, जो यह बताता है कि हमारा व्यापार रोमन साम्राज्य से होता था, और इन व्यापारिक तंत्रों की कोई राजनीतिक सीमाएं नहीं बंधी थी। पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों के योद्धे कबायली गणराज्यों द्वारा भी सिक्कों को जारी किए गए थे, जो इस बात का प्रमाण है कि वे लोग व्यापार में रुचि लेते थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के लेकिन अशुद्ध जारी करने का प्रमाण गुप्त शासकों का है। इन सिक्कों से दूर देशों से व्यापार विनिमय होता था, जिससे कि राजाओं को लाभ होता था, यह भी पता चलता है। इससे यही पता चलता है कि हमारा व्यापार कहां कहां और किससे किससे होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इन सिक्कों का प्रचलन कम होने लगा। निश्चित तौर पर सवाल तो बनेगा कि आखिर 6ठी शताब्दी ईसवी से स्टार्ट हुआ, ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ, और ईसवी तक आते आते खत्म क्यों होने लगा? क्योंकि भारत में सिक्कों का आगमन ज्यादातर रोमन साम्राज्य से हुआ था, और 3री शताब्दी के बाद रोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन के रास्ते पर चला गया था, और 7वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। और चूंकि सिक्का वहीं से भारत में आना चाहिए था और वहीं से आना बंद हो गया, इसलिए भारतीय स्थिति में सिक्का दिखना कम हो गया, जिसका मुख्य कारण आर्थिक संकट हो सकता है। क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारण दूरवर्ती व्यापार में कमी आ गई। और आपको भी पता है कि साम्राज्य के पतन में व्यापार का योगदान हो सकता है, क्योंकि व्यापार से ही साम्राज्य का विकास होता है। हम लोग पढ़े हैं हड़प्पा में, हड़प्पा के पतन में कहीं ना कहीं व्यापार का भी योगदान था, क्योंकि दूरवर्ती देशों से व्यापार का संपर्क हमारा टूट गया था, वहां से व्यापार नहीं होता था, जिसमें से क्या था, मेसोपोटामिया था, ओमान था, बहरीन था, वहां से नहीं हो रहा था, और शुरुआती दौर में तो हो ही रहा था। इसीलिए
साम्राज्यों के पतन में और उत्थान में व्यापार का योगदान होता है और खास करके विदेशों के साथ भी व्यापार महत्वपूर्ण होते माने जा गए हैं। आई जिसका प्रभाव उन सभी क्षेत्रों पर पड़ा जिनका व्यापार रोमन साम्राज्य से होता था, निश्चित तौर पर पड़ेगा। जहां जहां रोमन साम्राज्य से व्यापार होता होगा वहां वहां रोमन साम्राज्य के पतन के बाद प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगर और व्यापार के उदय से नवीन तंत्रों का उदय होने लगा, जिससे व्यापार कम हुआ। इस काल में सोने और तांबा के सिक्कों का भी प्रचलन यह दर्शाता है कि व्यापार हमारा उन्नत अवस्था में था, प्रजाओं की स्थिति अच्छी थी। अब दोस्तों आता है ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन, यानी अब हमारा नगर कंप्लीट हो गया, यानी हमने अर्थव्यवस्था फिर से एक बार यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जिस अर्थव्यवस्था में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि प्रजा और राजा के बीच में क्या संबंध था, उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे, भूमि दान और सम्राट वर्ग क्या था। फिर हमने देखा नगरों का नगर और व्यापार का विकास कैसे हुआ। फिर हमने जनसंख्या की वृद्धि कैसे हुई, फिर हमारा व्यापार दुनिया के साथ कैसे रहा। इन सब सारे चीजों को देखते हुए हमने अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को पाया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में अर्थव्यवस्था तो मजबूत थी, लेकिन अपने अंतिम चरणों में उसका पतन का रास्ता हमें देखने को मिलता है, कारण रोमन साम्राज्य का पतन होना था। अब हम बात करते हैं फिर से एक बार, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, पहले भी इसके बारे में हमने बताया है अभी कि अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने कैसे पढ़ा, ब्राह्मणी लिपि खरोष्टी लिपि को, या इसकी कमियां क्या थी, इससे जानकारियां क्या मिलती है, एक बार चर्चा करते हैं। चूंकि एनसीईआरटी में आपको यह दिया हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन कहते हैं कि 1838 में अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन कर ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अभिलेखों में ब्राह्मणी का ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। खास करके अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में ही हैं। दरअसल यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों का मिलान प्राचीन अक्षरों से कर उसका अर्थ निकालने में सफल हो गए, क्योंकि उन्हें पहले से तो आरामाइक और यूनानी लिपि तो आता ही था ना। बस यही तो पता करना था कि जो बात ब्राह्मणी में लिखा हुआ है क्या वही बात यूनानी और आरामाइक में लिखा हुआ है। भाषा अलग अलग है, शब्द एक ही है। अगर एक ही होंगे तो एक तो हमने पढ़ ही लिया, दूसरे को हमने अर्थ निकाल ही लेंगे, और निश्चित तौर पे ऐसा ही हुआ। दो पढ़ा गया था, तीसरे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करके उसका अर्थ निकाल लिए, और चौथे खरोष्टी में भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, खरोष्टी लिपि को भी कैसे पढ़ा गया, ये तो क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक बार आपका पूछा गया है। तो भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक ने ही तो शुरू किया था। इराक के शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर के शुरू की थी। इस अभिलेखों में अशोक ने 4 भाषाओं का प्रयोग किया था, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और आरामाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग किया था। विद्वानों ने पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेखों में खरोष्टी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। खरोष्टी भाषा की साम्यता यूनानी भाषा से की गई थी, तब जाकर विद्वानों ने खरोष्टी भाषा का अर्थ निकालने में सफलता प्राप्त करी, और इस प्रकार से अशोक का अभिलेख पढ़ने में निश्चित तौर पर सफलता किसको मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को मिल गई थी, और उसने 38 में इस काम को हासिल कर लिया था। अब दोस्तों सवाल आता है कि अशोक के अभिलेख से क्या क्या पता चलता है, उस समय की क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन आया हुआ भी है और पूछा भी जाता है कि अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यानी क्या क्या ऐतिहासिक साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो कहता है कि इतिहास लेखन में एक प्रमुख साक्ष्य अभिलेखों के प्रमाणों को भी माना गया है, कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का प्रमाण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूरा अशोक का अभिलेख तो अभिलेखों से ही प्राप्त हुआ है ना, पूरा अशोक का इतिहास अगर देखा जाए तो अभिलेख से ही तो प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पे सफलता तो है, अभिलेखों का योगदान तो है। अभिलेखों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती है, जैसे उस काल की सबसे पहले इस्तेमाल की गई भाषा। जैसे हमें पता चला ना कि अशोक ने अपने अभिलेख में किस किस भाषा का इस्तेमाल किया है। अगर साहित्य में देखा जाए तो कहीं जानकारी नहीं मिलेगी हमें, न पाली भाषा में, ना अन्य भाषा में, प्राकृत भाषा में।
लेकिन अशोक के अभिलेख से यह पता चला कि नहीं, ब्राह्मणी, खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी 4 भाषाओं का प्रयोग अशोक ने किया था। तो भाषा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजा के बारे में अशोक ने कहा लिखवाया अपना नाम अशोक? अभिलेखों में तो लिखवाया अशोक, नहीं तो देवाना प्रिय, देवताओं का प्रिय, तरह तरह की उपाधियां लिया हुआ था। तो राजाओं के बारे में भी कई प्रकार की जानकारियां हमें कहां से प्राप्त होती है? यहीं से प्राप्त होती है। इसके अलावा तिथि की बारी आप ले लीजिए। अगर अशोक के कलिंग युद्ध की बात करिए तो कलिंग युद्ध के बारे में अशोक कहीं नहीं बताता है। अपने अभिलेख के 13वें शिलालेख, अपने शिलालेख के 13वें अभिलेख से ही तो बताता है ना। 13वें शिलालेख से उसकी जानकारी मिलती है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में किया था, बीसी में किया था। ये 261 तिथि जो जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा बाबू कहीं अन्य जगहों से प्राप्त नहीं होती है। तो इस तिथि की भी जानकारी अशोक के अभिलेख से। संदेश, अशोक ने अपने बहुत सारा संदेश दिया। अपने धम्म प्रचार का सारा संदेश तो उसने धम्म के माध्यम से ही तो दिया, अभिलेख के माध्यम से ही तो दिया, इसलिए संदेशों को भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिलेख भाषा, राजा, तिथि और संदेश आदि महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक नहीं बल्कि उनके उपाधियों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? उपाधियों का ही तो प्रयोग किया गया है। जैसे देवाना प्रिय, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी इत्यादि, देखने में सुंदर, का प्रयोग किया गया है। हालांकि अभिलेखों का प्रमाण पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अतिशयोक्ति भी हो सकती है, निश्चित तौर पे हो सकती है। जो अभिलेख मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं अपने बारे में, या मैं किसी अन्य से अपने बारे में लिखवा रहा हूं, उसमें कमियां कैसे हम लिखवा सकते हैं? तो आप भी बता सकते हैं। क्या हम अपने बारे में कभी अपनी बुराई लिखवा सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं लिखवा सकते हैं। ऐसे में अशोक के अतिशयोक्ति मिलती है, कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर, कुछ घटाकर, कुछ अन्य तरीकों से प्राप्त होता है। ठीक है, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, अभिलेखों से साक्ष्य की सीमाएं क्या क्या होती हैं? अब देखिए, सीमाएं पूछाता है कि अभिलेखीय प्रमाणों की सीमाएं होती है। निश्चित तौर पे अभिलेख में हम सब कुछ बेहतर तरीके से इतिहास की अर्थ साहित्य की तरह नहीं लिख सकते हैं, संक्षेप में ही उसमें लिख सकते हैं, खास करके राजनीतिक पक्ष भी, और खास करके समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में तो बहुत ही कम जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो पहली कमी यही है कि अक्षरों का हल्के ढंग से उत्तीर्ण होना, हल्का रहता है, साफ धुंधला दिखाई नहीं देता है, इसलिए दिक्कत होती है। अभिलेखों को टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाता है, वास्तविक अर्थ नहीं निकल पाता है, दैनिक क्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के दुख और सुख का उल्लेख उसमें नहीं मिल पाता है, वास्तविक ज्ञान का अभाव और संयम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान हमें नहीं मिल पाता है, किसी राज्य के राजा के संपूर्ण काल के उचित ज्ञान का भी अभाव रहता है, और भाषा भी कई बार समझ में नहीं आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिलेखों की अपनी सीमाएं होती हैं, जिसके आधार पर हमें पूर्ण इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप अपना प्यार हमें दीजिएगा, आप हमें लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से ही तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।